तो आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो 64 बीपीएससी में आप जो सबसे पहले ये जो चीज़ देख रहे हैं कि वो कट ऑफ देख रहे हैं। तो आप कट ऑफ जब आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो कट ऑफ है वो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 50 प्लस नंबर जो है वो कम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम गया है इस बार, और जो मार्किंग हुई है वो काफ़ी लोअर साइड में इस बार हुई है। तो आइए एक एक करके पहले हम लोग इसके मार्किंग स्कीम को सकते हैं। जो अनरिजर्व्ड है उसके मेंस का जो कट ऑफ है वो 446 गया है तथा फाइनल कट ऑफ 535 गया है। उसी तरह रिजर्व फीमेल का जो कट ऑफ है वो 430 और 513 गया है। एससी का 379 490 गया है। एससी फीमेल का 367 और 473 गया है। एसटी का 412 और 514। एसटी फीमेल का 389 513। ईबीसी का 406 और फाइनल 512। ईबीसी फीमेल का 386 495। बीसी का 430 और 535। बीसी फीमेल का 415 और 511। बीसीएल का 399 और 500 और रिस्पेक्टिव जो भी कट ऑफ है आप उसे देख सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी कर जो डिफरेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके जो भी उन्हें मार्कशीट मिला उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जिनका मार्क्स है उन्हें अगर देखा जाए तो उन्हें जीएस में 166 मार्क्स मिले हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि 64th में जो स्टैट आया था वो कॉम्परेटिवली पास के स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सा टफ था, और इस बार मार्किंग भी थोड़ी सी टाइट हुई है। तो उसके लिहाज से आप देखिए तो 166 एक बहुत ही अच्छा मार्क्स माना जाएगा, बहुत अच्छा, नो डाउट। लेकिन जीएस जो 2 में इनका मार्क्स है वो 139 है। और अमूमन ये देखा गया है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें एक बार जो एवरेज में मार्क्स जो उन्हें मिले हैं, ठीक है, जो 130 से लेकर 140 तक के बीच में ही सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट का मार्क्स है। तो उस हिसाब से ये भी उनका एवरेज मार्क्स है, ठीक ठाक है। ज्योग्राफी में इन्हें 176 मिले हैं, और इन्हें जो मेंस का टोटल मार्क्स है 481 मिले हैं, और इन्हें इंटरव्यू में 85 मार्क्स मिले हैं, और इनका जो टोटल हो जाता है वो 566 हो जाता है। अगले जो कैंडिडेट है उन्हें जीएस 1 में 185 मिले हैं, जो मेरे ख्याल से अब तक का हाईएस्ट है जो भी मार्कशीट मैंने देखा है। और जीएस 2 में इन्हें थोड़े से कम 124 मिले हैं, और अगेन इन्हें ज्योग्राफी में 190 मिले हैं, और इन्हें इंटरव्यू में काफ़ी कम मिला है जो मात्र 50 मार्क्स मिले हैं। तो इनका जो टोटल हो जाता है 549 हो जाता है, और ये फाइनली सेलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला कैंडिडेट है उन्हें फिर आप देखिएगा जीएस 1 में 184 मिले हैं, जीएस 2 में 147 है, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 133 है, और उनके रिटन मार्क्स जो 464 है, और इंटरव्यू के मार्क्स 90 है। तो इन्हें 554 मार्क्स मिले जो कि अच्छे मार्क्स कहलाएगा। उसके बाद जीएस 1 में इनके जो है 168 है, जो अच्छा मार्क्स है। जीएस 2 में 132 है, और सोशोलॉजी में 170 है, सोशोलॉजी के कैंडिडेट हैं, और रिटन में इन्हें 470 और इंटरव्यू में 80 है। इन्हें 550 मार्क्स मिले हैं। और ये फ्रेंड्स ये मार्कशीट जो है वो मेरा ही मार्कशीट है। तो मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है फ्रेंड्स। अगर आप सोशोलॉजी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ सकते हैं, तथा हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम उसे आपको रेगुलरली ये करते रहेंगे। आप देखिएगा कि जीएस 1 में मुझे जो मार्क्स है 168 एक बहुत ही अच्छा मार्क्स है। हाँ, जीएस 2 में मुझे एक एवरेज मार्क्स मिले हैं जो लमसम सभी को इसी रेंज में मिले, क्योंकि जीएस 2 में इस बार मार्किंग काफ़ी लो हुई है। और जहाँ तक सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में इस बार मार्किंग जो है ठीक ठाक जो मार्किंग हुई है 63rd के कंपेरिजन में, तो 170 एक अच्छा मार्किंग मानी जाती है, और 80 मार्क्स मेरा इंटरव्यू में है। तो टोटल मेरा 550 मार्क्स आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद जो अगले ये कैंडिडेट है इनका जीएस 1 में 178 है, और जीएस 2 में 133 है, और इनका मैथ्स में 225 है। टोटल इनका 536 है, और इंटरव्यू में 72, टोटल 608। फ्रेंड्स इस बार ऐसा पाया गया है कि जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी बूम किया है, और मैथमेटिक्स ऐसे भी हमेशा अच्छा ही रहता है, और मैथमेटिक्स में इन्हें टोटल 6 मतलब इन मैथमेटिक्स में 225 मार्क्स मिले, जो बहुत ही ज़्यादा है इस बार जैसा लो मार्किंग हुआ था उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो। फ्रेंड अब इसे आइए अगले देखते हैं अगली कॉपी को। तो इसमें जीएस 1 में इन्हें 149 मार्क्स मिले हैं, जीएस 2 में 142, एलएसडब्ल्यू में 169 मार्क्स मिले हैं, और इंटरव्यू में 85। इनका टोटल 545 हो जाता है, ठीक है। और जो अगले कैंडिडेट है इनका जीएस 1 में अगर देखा जाए तो इन्हें 166 मार्क्स मिले हैं, जो अच्छा मार्क्स है। जीएस 2 में 148, और पीएसआईआर में 175, और इनका टोटल जो हो जाता है मेंस का वो 489, और इंटरव्यू में 80 मार्क्स।
टोटल 569 जो एक बहुत अच्छा मार्क्स इस बार कहा जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि इस बार कट ऑफ काफ़ी कम था। तो आप एक ट्रेंड को हम लोग अगर जनरलाइज अभी तक करने का कोशिश करें तो अगर आपका स्टैटिस्टिक में अगर आपका दोनों स्टैटिस्टिक सही हो जाते हैं, अगर आपके 10 क्वेश्चन है टोटल स्टैटिस्टिक में आते हैं, उसमें 8 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो आपको 170 से 180 तक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और इस बार जिन लोगों का स्टैटिस्टिक अच्छा गया होगा उन्हें कॉम्परेटिवली 160 प्लस या 170 के आसपास उसका नंबर आया होगा, जो उनके सिलेक्शन का एक मेन रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। और इनका देखिएगा कि लगभग इनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं PSIR में भी इस बार अच्छी मार्किंग हुई है। और इनका जहाँ तक देखा जाए इन्हें GS1 में 184 है जो बहुत ही अच्छा है, GS2 में 147 है, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं, 133 ओनली मिले हैं, ठीक। इंटरव्यू में 90 अंक का टोटल जो है वो 554 है, और इनका फाइनली सिलेक्शन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो है ये हमारे टॉपर है फ्रेंड्स, परहैप्स, हाँ। और इनका अगर मार्क्स देखा जाए तो अगर टॉपर है तो आप ये जान सकते हैं इस बार जैसा कि मैथमेटिक्स में मार्किंग जो सबसे अच्छी हुई है मार्किंग, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में तो इनका मैथमेटिक्स में अगर मार्क्स देखा जाए फ्रेंड तो 278 है जो ऑसम मार्क्स है, ठीक है। और GS1 में से 174 मिले हैं, GS2 में 154 मिले हैं, और मैथमेटिक्स में तो 278 मिले ही हैं, और इन्हें इंटरव्यू में 90 मार्क्स मिले हैं, इनका टोटल 696 है, ठीक है। और एक और मार्कशीट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो कैंडिडेट हैं इनका GS1 में 178 है, GS2 में 150 है, केमिस्ट्री इनका ऑप्शनल है जिसमें इन्हें 169 मार्क्स मिले हैं, और इंटरव्यू में 75, और इनका टोटल मार्क्स 572 हुआ। तो इस बार आप देखिएगा फ्रेंड्स कि नॉर्मली जो भी लोग सिलेक्टेड हैं उनका अगर आप देखा जाए तो देखिए GS1 में तो इस बार काफ़ी मार्क्स में काफ़ी वेरिएशन है। अगर देखा जाए कि बहुत लोगों को 125, 130 ऐसे ला के भी उनका सिलेक्शन हुआ है, और कुछ लोगों का ऐसा भी है कि इनका 165 प्लस गया है या 170 प्लस गया है, कुछ लोगों का 180 गया है, तो वो एक बहुत ही अच्छा मार्क्स हो गया। अगर 170 के आसपास जिनका मार्क्स आ रहा है, 160 भी आ रहा है, प्रोवाइडेड कट ऑफ काफ़ी लो था। तो इसके लिए हम मैसेज यहाँ से यही हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि आपको GS1 में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब स्टैटिस्टिक में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक एक ऐसा पोर्शन होता है 72 नंबर का जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप उसमें 70 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपके लिए बहुत ह्यूज हो जाता है, क्योंकि अब आने वाली जो एग्ज़ाम है इसमें आप एक चीज़ ड्राइव कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है लमसम अब बहुत हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी कॉम्परेटिवली बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और GS1 में आपको जो भी 3 पोर्शन होते हैं GS1 में, एक हिस्ट्री का पोर्शन होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का पोर्शन होता है, और तीसरा आपका जो पोर्शन होता है वो होता है स्टैटिस्टिक का। जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है तो हिस्ट्री में आप देखिएगा कि हिस्ट्री में अब 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले का जो पैटर्न था कि उसमें क्वेश्चन हिस्ट्री के काफ़ी आसानी से गेस कर दिए जाते थे, ठीक है, तो हिस्ट्री में नंबर लाना बहुत आसान था। लेकिन अब धीरे धीरे जो हिस्ट्री सेक्शन है उसमें भी काफ़ी वेरिएशन आ रहा है और डायनेमिक वो भी हो रहा है। आपका माइट भी जो टॉपिक वही हो कि मौर्य आर्ट आए, पाला आर्ट आए, पटना कलाम आए, गांधी जी, नेहरू जी, बिरसा मुंडा, यही सब क्वेश्चन है, लेकिन उसका या चंपारण मूवमेंट है, लेकिन क्वेश्चन की जो डिमांड है वो चेंज हो जाता है। जो बृहस्पति जो पहले आता था कि सिर्फ चंपारण मूवमेंट के बारे में लिखिए या गांधी जी के रोल के बारे में लिखिए, अब क्वेश्चन को वैसे नहीं करके क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया जा रहा है कि चंपारण मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन लिखिए पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो आपको इसमें न सिर्फ चंपारण मूवमेंट, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी जी के बारे में आप पूरा एक इससे लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है जैसे कि बच्चे अब तक स्टूडेंट अब तक करते थे। आपको इसमें एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्वेश्चन का जो डिमांड है आपका हर एक पॉइंट जो होना चाहिए, पहला तो आप जो आंसर लिखिएगा इसमें पॉइंट वाइज लिखिएगा, और हर एक जो पॉइंट होगा आपका वो स्पेशली डेडिकेटेड, वो प्रूव करेगा हर एक पॉइंट कि हाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैंने उस चीज़ को प्रूव किया है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, और इसमें आप डायग्राम जो हिस्ट्री है उसमें अधिक से अधिक बनाने का कोशिश करें। आप जैसे मान लीजिए बिरसा मुंडा हो गया, चंपारण हो गया, तो उसमें आप मैप को दिखाएंगे कहाँ है चंपारण, ये सब चीज़ आप इसमें फ्लो चार्ट का डेफिनेटली यूज करें। मौर्य आर्ट, पाला आर्ट, ये सब मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी आर्ट, इस सब में आप जो भी डायग्राम है उसको यूज करें। और जहाँ तक आपके करंट अफेयर की बात होगी तो करंट अफेयर देखिए, जो बिहार का करंट अफेयर होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसे गेस करना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि जो बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है या पास्ट 1-2 साल में लगभग उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो डिफरेंट टॉपिक है आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपको जो भी आपके पास न्यूज़पेपर है उसे आपको रेगुलरली पढ़ना ही है,
ठीक है। तो इससे आप अगर उस न्यूज़पेपर को आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि आपका जो डायमेंशन है वो काफ़ी वाइड हो जाता है, और उसे न सिर्फ आप उस डायमेंशन को आप न सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन में बल्कि डिफरेंट क्वेश्चन में जो मान लीजिए GS2 में या आपके ऑप्शनल में उसको भी जब आप इनकॉर्पोरेट करिएगा तो आपका मार्किंग है वो काफ़ी मतलब बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, कि उससे आपके जो डायमेंशंस है वो काफ़ी इनरिच होते हैं। जैसे आजकल जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसे आप ऑब्जर्व करिए, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, इस सारे डायमेंशंस को आप डालने का कोशिश करिए, ठीक है। तो इससे आप देखिएगा कि आपका मार्किंग GS1 में आपका बढ़ेगा। स्टैटिक्स पर तो मैंने बोला ही है कि आपको कंसंट्रेट करना है, कम से कम कोशिश करिएगा कि वीक में कम से कम 2 स्टैटिक्स के क्वेश्चन जरूर बनाया जाए, क्योंकि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिएगा तो डेफिनेटली ये अच्छा होगा। अब आइए हम लोग आते हैं GS2 में। GS2 में फ्रेंड्स आप देखिएगा कि 3 पोर्शन होते हैं। पहला पॉलिटी, दूसरा पोर्शन जो होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और तीसरा पोर्शन जो होता है वो होता है आपका साइंस एंड टेक। जहाँ तक पॉलिटी का सवाल है तो पॉलिटी के भी जो क्वेश्चन होते थे पहले आसानी से गेस कर दिए जाते थे, वो काफ़ी स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन होते थे। लेकिन 64 से ये पाया गया है जो क्वेश्चन है उसमें डायनामिज्म आ गया है। आपको क्वेश्चन जो है ना वो एनालिटिकल क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। उसमें जो भी है आपको एक न्यू डायमेंशन, करंट अफेयर के डायमेंशन को उसमें आपको डालना है, और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन बोल रहा है, डिस्कस बोल रहा है, एनालाइज बोल रहा है, जो कीवर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं जिसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो और जहाँ तक सेकंड टॉपिक आ जाता है वो आता है ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट इस ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर मतलब इसमें क्या कर सकते हैं सर, इसमें करें। तो देखिए जहाँ तक इसका सवाल है ये काफ़ी आसान टॉपिक होता है, क्योंकि आप इसमें अगर 20-25 टॉपिक देखेंगे, जैसे पॉपुलेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो लगभग उसी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन डायनामिक होते हैं। आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन जानते हैं तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया तो आप वही चीज़ जाके जो आप रटे हैं उसको जाके वहाँ पर लिख दीजिएगा, या सिर्फ डाटा लिख देने से आपको आंसर नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को एनालाइज करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो इसका आता है वो आता है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो नॉन साइंस जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन आप मान के चलिए कि इसमें भी आप देखिएगा 10-15 टॉपिक हैं, इससे मोर और लेस आपको उसी से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इसी टाइप के डिफरेंट जो टॉपिक्स है, पॉपुलेशन हो गया, इसी सब टाइप के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन्हें अमूमन इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इन्हीं सब क्वेश्चन को करना है, लेकिन आपको जो करना है मेन काम वो आपको आंसर राइटिंग पर फोकस करना है। और परम IAS इसके लिए आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है, क्योंकि पहले तो अभी हम लोग जो